ये पॉलिटिका हमारा पार्ट 11 होगा और आज का भी पार्ट फंडामेंटल राइट पर बेस होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको कम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी पढ़ा दिया है, और राइट टू इक्वलिटी के अंदर हमने आर्टिकल, देखो आपको इनकी क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमने पढ़ा। राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 है, इसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो आपसे सीधा मैच द फॉलोइंग करा दिया जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, मतलब मैच द फॉलोइंग करा लिया जाएगा, नहीं कराया गया है। कई बार वो मैंने क्वेश्चन रखे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जब थोड़े फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ में और भी बहुत सारे जो है ऐसे एक साइड यहाँ पर आर्टिकल 14 दे दिया और यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा था, फिर यहाँ पर आर्टिकल कुछ और दे देगा वो, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा। तो मैच द फॉलोइंग आर्टिकल इस टाइप से कराता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन किस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 15 के अंदर की प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आर्टिकल 15 के अंदर है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहते हैं कि ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 के बारे में लिखा हुआ है। और अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, हमने देखा कैसे सिविल राइट एक्ट 1955 बना हुआ है इसकी प्रैक्टिस को रोकने के लिए। फिर उसके बाद में अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, आर्टिकल 18 के अंदर हमने देखा है। अब हम आर्टिकल ये करेंगे कि राइट टू फ्रीडम। देखो राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 21A आता है जो कि एक्सटेंशन है आर्टिकल 21 का, और आर्टिकल 22 आता है। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंदर। इन राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आर्टिकल देखेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने यहाँ से पूछे हैं इन आर्टिकल से, वो भी हम कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट हैं, ठीक है। 6 राइट कैसे? एक राइट है पहला वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रेजिडेंस रिसाइड एंड राइट टू प्रोफेस। तो आप किसी भी टाइप का अपना जो है इसके अंदर किसी भी टाइप का ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, किसी भी टाइप की आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी टाइप की। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे यहाँ पर। और फिर आर्टिकल 20 बात कर रहा है कि प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। तो हम देखेंगे कि कैसा एक जो क्रिमिनल होता है उसके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। और प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में भी हम देखेंगे आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 21 के अंदर एक 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक जो है एक इम्प्लीमेंट वो किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, ये 2002 में आया था। तो इसके लिए हम आर्टिकल 21 देखेंगे। तो ये आर्टिकल हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और फिर आर्टिकल 22 के बारे में हम देखेंगे कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। तो आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। तो इस सभी क्वेश्चन पूछे गए आयोग ने, इन सभी पर क्वेश्चन है। देखिए अगर हम आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आर्टिकल 19 को आप देखो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है इस टाइप से। तो ये आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉजेस बनी हुई है। देखो क्लॉज 1,
क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज है। सब क्लॉज में बात की गई है सब क्लॉज में बात की गई है यहाँ पर, जैसा आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है, उसके अंदर भी क्लॉज सब क्लॉज है ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लॉज है बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन, और डी है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और फिर देखेंगे टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ओमिटेड। तो ये वाला जो एफ वाला है ये अब नहीं है, ये ओमिटेड करा दिया। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, और इसको जो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था, इसलिए इसको यहाँ पर ओमिटेड लिखा हुआ है। और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये दिया हुआ। फिर उसके बाद में आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 आ गई, और फिर आर्टिकल 19 की क्लॉज 3 आएगी, और फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, और 6 के अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पर बातें लिखी हुई है। तो ये इस टाइप से क्लॉजेज में बटा हुआ है। तो अब ये नहीं पढ़ना है आपको, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उनको समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप कोई लॉयर तो नहीं बन रहे हो, तो इसलिए आपको जो है इनके बारे में क्या लिखा हुआ है और मोटी मोटी चीजें वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल 19 देखेंगे, और आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखेंगे पहले, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। मैं आपको एक इसके बारे में जरा बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल 19 था, 19 का जो क्लॉज 1 था, इसका भी सब क्लॉज F था, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज F, तो इसको ओमिट करा दिया है, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ओमिटेड करा दिया है। इसमें क्या अब ओमिटेड करा दिया गया है, तो अब जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला जब ये ओमिटेड नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। एक तो मतलब ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट थे, एक तो 31 मतलब 31 आर्टिकल 31 के अंदर लिखा हुआ था और राइट टू प्रॉपर्टी, और एक आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और क्लॉज सब क्लॉज F, तो एक इसमें लिखा हुआ, तो ये अब हटा दिए गए। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको हटाया गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए। देखो, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978, उस टाइम पर मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो इसको हटाया गया था। और हटाने के बाद इसको एक जब ये अमेंडमेंट किया गया तो एक आर्टिकल ऐड किया गया 300A, और ये 300A पार्ट 12 के अंदर आता है। तो ये जो अब लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट, ये बहुत जरूरी है, ये लीगल राइट है। और किसका है लीगल राइट? एनी पर्सन, लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन। लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन का मतलब हो गया, एनी पर्सन का मतलब यहाँ पर लिविंग थिंग भी आती है, कोई पर्सन जिंदा है, कोई पर्सन मरा हुआ है, पर्सन मतलब कंपनी भी जो है पर्सन में ही आती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है वो एक लीगल राइट है, अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखते हैं कि आपको किस टाइप की फ्रीडम दी गई है। देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको केवल इतना वाला पोर्शन लिखा हुआ मिलेगा, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा अपने जो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट, तो देखो ये मिला हुआ है हमारे पास, ये बस ये लिखा हुआ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये नहीं मिलेगा आपको, ये इतना जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये किसने लिखा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 टाइप से अमेंड किया जाता है, एक तो पार्लियामेंट अमेंड करती है और एक करता है सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट जो अमेंड करती है वो जो लिखा हुआ है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट अमेंड करता है वो आपको जजमेंट के थ्रू पढ़ना पड़ता है कि भाई ये जजमेंट थी, इसके बारे में आर्टिकल 19 के बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक मतलब अपनी जो जजमेंट है, उन जजमेंट में ये सारे पॉइंट दिए हैं। आर्टिकल 19 की जो क्लॉज 1 है उसकी जो सब क्लॉज है A, तो उसके अंदर ये पॉइंट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब कि सरकार ऐसा नहीं कि जो ये न्यूज़पेपर होते हैं, चाहे कोई कैसा भी न्यूज़पेपर हो, डिजिटल फॉर्मेट में या फिर हार्ड कॉपी में, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो इस टाइप की फ्रीडम है। फिर इस टाइप की फ्रीडम है कि भाई आप जो है अपनी व्यू को भी प्रोपेगेट कर सकते हो। आप
न्यूज़पेपर में लिखने का मन है कि भाई मैं सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करूँ, तो आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हो। एक एक लेवल होता है, उस लेवल में ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। मतलब एक वे होता है क्रिटिसाइज करने का, तो वहां तक तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज देना या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो लिमिट है क्रिटिसिज्म की। फिर उसके बाद में आप कर सकते हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोले हैं कि आप जो है भाई, आपको अगर जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, गूगल अपने वाले कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी भी जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, उनको पूरी राइट है। फिर देखिए एक राइट और है कि आपके अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप और वो आपकी जो है कन्वर्सेशन सुन रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ज़्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होता है, तो वो एक दूसरे के फ़ोन में चोरी से छिपे से कोई ऐप इंस्टॉल कर देंगे, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो क्या काम करेगी, उनकी सारी रिकॉर्डिंग एक दूसरे के पास चली जाएगी। तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई ये पर्सन जो है किसी लड़की से तो बात नहीं कर रहा, कि एक्स्ट्रा कभी धोखा दे रहा हो। तो अगर इस टाइप का कोई आपके फोन फान में झोल झाल कर रहा है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और कह सकते हो देखो मेरे जो ये जो है वायलेशन हो रहा है। सरकार भी नहीं कर सकती है आपके इसमें, सरकार को कुछ थोड़ी एक्सेप्शन होती है। तो अगर कुछ करना है नेशन के लिए, कुछ को कुछ करना, सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो सरकार फिर आपके जो प्राइवेसी में घुस सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो राइट टू साइलेंस, देखिए राइट टू साइलेंस, आप चुप हो तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। आप कुछ बोलना नहीं चाहते कुछ चीज़, वो आपकी मर्जी है, वो ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा है इसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक और मैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू नो द, ये वाला जी वाला आप देख रहे हो ना, राइट टू नो द गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार की इस टाइप की स्कीम सरकार चला रही है, इस टाइप की एक्टिविटी जानने का आपका पूरा अधिकार है। इसलिए आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई एक्ट था जो सरकार लाई थी, वो इसी प्रोविजन के अंडर लाई थी कि आप आरटीआई लगा सकते हो। जैसे कि आपने सपोज करो अपनी कॉपी निकलवाई, पीसीएस वाले जो है आरटीआई लगा कर आरटीआई लगाएंगे, और आरटीआई लगाने के बाद अपनी जो मेंस की कॉपी है वो निकलवा लेते हैं। तो उसमें फिर चेक कर लेते हैं भाई किस टाइप से आयोग ने जो है मार्किंग का पैटर्न है। तो आरटीआई आपने किससे निकलवाई, आरटीआई निकलवाई आपने पीसीएस का, कोई जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलवा ली, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की कैटेगरी में आएगा, स्टेट की डेफिनेशन है। तो स्टेट क्या कर रहा है, आप उसके बारे में जो है आरटीआई लगाकर देखो। सारी चीजों पर तो आरटीआई नहीं लगा सकते, सरकार को भी छूट होती है कि भाई यहाँ पता लगा आरटीआई लगाने लगो हर एक चीज की अपने पर्सनल मजे के लिए, तो पर्सनल मजे के लिए आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो। जो आपका काम है जिससे कुछ सर्व हो रहा है, तो वो उसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई आप करो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। तो जो आरटीआई एक्ट है वो इसी आर्टिकल 19 के अंदर बना हुआ है। राइट टू प्रेस भी इसी आर्टिकल के अंदर बना हुआ है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक राइट टू प्राइवेसी है। यहाँ पर एक चीज है, हाँ अभी आगे आएगी, राइट टू, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। राइट टू प्राइवेसी है तो वो आगे आएगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राइट टू असेंबली। देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज आ गया यहाँ पर बी। तो इस क्लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ है कि राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब ये कह रहा है कि भाई आप जो है असेंबली कर सकते हो, आप इकट्ठा हो सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, और भारी तादाद में लोगों को अपने साथ जो जो आपकी व्यू जो भी आपकी विचारधारा उसके साथ जुड़ना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, रैली निकालना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई आप वेपन नहीं ले जाओगे, ठीक है। आप कोई ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर अपने साथ बंदूक लिया है तो काटने फाटने के लिए कोई, और इस मतलब पीसफुल आप जो है ये जो भी जितना भी है मीटिंग करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, और जो प्रोसेशन का मतलब होता है एक लंबी सी कतार हो जाती है, चाहे इसमें 1000 हो 2000 बंदे हो, जो किसी हो सकता है कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो पीसफुली का मतलब ये हो गया भाई जैसा। और हाँ एक ये जो राइट है ये केवल पब्लिक लैंड पर अवेलेबल है। पब्लिक लैंड का मतलब ये है जैसे यहाँ पर जंतर मंतर है दिल्ली के अंदर, तो जंतर मंतर किसकी जमीन है, सरकार की जमीन है। तो उस पर आप जो है धरना दे सकते हो। लेकिन हाँ धरना जब दोगे तो वो आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा आप वहां पर अपने वेपन लेकर आ गए हो, परमाणु बम सारे जितने भी हाइड्रोजन बम सब लेकर आ गए, गोली वाली से, तब सरकार जो है एक्शन ले सकती है और फिर डंडा कर सकती है। ये जो राइट है इसके, इस एक्ट के अंदर ये जो राइट है, राइट टू असेंबल और पीसेबली और विदाउट आर्म्स, ये जो राइट है, इस राइट के अंदर राइट टू स्ट्राइक नहीं है। राइट टू स्ट्राइक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो होते हैं लोग स्ट्राइक करने लगते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत है। इसमें काफी ये आपसे क्वेश्चन मतलब किस टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे हम।
राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो आप कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, जैसे अमूल है, तो अमूल क्या है, अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस अमूल एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तो आप इस टाइप की कोई कंपनी बना सकते हो जिसमें जो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो भागीदारी होती है वो ग्राउंड पर जुड़ने वाले लोगों की होती है। तो अमूल जो है, अमूल को किसने बनाया है, अमूल को बनाया है वहाँ के जो लोग है, गुजरात के जो लोग है, गुजरात के लोगों ने हर एक घर से किसी ना किसी की पार्टिसिपेशन है उसके अंदर, अमूल के अंदर, इसलिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इसको बोला जाता है। मतलब जो ग्राउंड सभी लोगों का होता है। अभी देखिए मान लो रिलायंस की कंपनी है, तो रिलायंस की कंपनी में सबकी भागीदारी नहीं है, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं है। जब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं उनका भी मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होती है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का मतलब ये हो कि आप कोई कंपनी बना सकते हो, ठीक है, आप ना जैसे अन अकेडमी खुली हुई है, बहुत सारी कंपनियां खुली हुई है और रिलायंस की कंपनी खुली है, पार्टनरशिप में कोई फॉर्म बना सकते हो, अपने दोस्त के साथ कोई कंपनी खोल सकते हो, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो कि स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। तो ये, और या फिर आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो कि भाई हमारा जो है किताब बेचो, ट्रेड यूनियन है, तो अगर किसी को कोई किताब बेचनी है, किताब से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन बनाने होंगे तो वो ट्रेड यूनियन बनाएगी। तो इस टाइप की कोई आप जो है ट्रेड यूनियन भी बना सकते हो। इस टाइप का आपको जो है अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल फिर हम आप बात करते हैं क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 19 की जो सब क्लॉज आ गई, राइट टू मूव फ्रीली एंड थ्रो। इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर आप ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि भाई आप जैसे इंडिया है, यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत है। तो ये इंडिया है, तो इंडिया में आप जो है कहीं भी घूम सकते हो, इंडियन टेरिटरी में आप अंडमान निकोबार में जा सकते हो, आप यहाँ पर लक्षद्वीप कहीं भी घूम सकते हो इंडियन टेरिटरी में। तो और कहीं भी घूम कर आप यहाँ पर आ सकते हो, जैसे बिहार के हो, बिहार के लोग दिल्ली में आ जाते हैं, फिर पैसे कमा कर फिर चले जाते हैं वहाँ पर अपने बिहार में। जैसे यहाँ पर काफी ठेली लगाते हैं, तो लोग वह पैसे कमाएंगे और चले जाएंगे अपने बिहार में। तो क्या हुआ, यहाँ पर लोग आए और आने के बाद फिर चले गए वापसी। तो ये राइट टू मूव। फिर आप हिमाचल प्रदेश जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तमिलनाडु में घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो, और लक्षद्वीप जा सकते हो, फिर आ सकते हो। तो ये जो राइट है, राइट टू मूव थ्रूली, कहीं भी आपको कोई टोकेगा नहीं। हाँ, एक और चीज है, कुछ यहाँ पर ये होते हैं जो ट्राइबल एरिया है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप जो है वहां पर जाकर, जैसे कि अंडमान और निकोबार में कुछ ट्राइबल एरिया है, आइलैंड है, तो वहां पर जाना मना है, और वहां पर उनके आप कल्चर को किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है आपका जो ये राइट है, इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है सेंटलीज, तो वहां पर सेंटलीज नाम की ट्राइब रहती है, तो आप वहां भी मतलब वहां पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर नहीं जा सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। अब देखिए एक आता है कि मान लो आप ब्रिटेन जाना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, और इंग्लैंड से फिर आप वहां पर किसी बिजनेस पर्पज से या किसी भी काम से जा रहे हो, और आप वहां पर एक सप्ताह एक मंथ रुके और फिर उसके बाद में वापसी आ गए, तो क्या ये भी आर्टिकल 19 के अंदर आएगा? देखिए राइट टू ट्रेवल एब्रॉड, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो याद रखना कि घूमना दो जगह हो सकता है। अगर आप इंडिया से घूम रहे हो, इंडिया के अंदर, ठीक है, एक तो इंडिया से इंडिया में घूम रहे हो, दूसरा एक एब्रॉड जा रहे हो। तो इस केस में अगर एब्रॉड जा रहे हो फिर वापसी आ रहे हो तो आर्टिकल 21 के अंदर आओगे, और अगर इंडिया के अंदर घूम रहे हो तो आर्टिकल 19 के अंदर ये जो है राइट टू ट्रैवल इन इंडिया जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कोई सा भी राइट, देखिए हमारे यहाँ पर कोई सा भी राइट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब जिस पर सरकार रिस्ट्रिक्शन ना लगा सकती हो, हर एक आर्टिकल पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये आपको पता है। एक ही आर्टिकल है राइट टू एक्सप्लोइटेशन के अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 24, तो उसके अंदर ये आर्टिकल पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, इस पर सरकार कोई भी टाइप की मतलब छूट या रियायत नहीं दे सकती कि भाई ठीक है, तो ये आर्टिकल बिल्कुल एब्सोल्यूट है। तो वो अभी हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे। अब बात करते हैं राइट टू रिसाइड एंड रिसेटल, इसको सॉरी राइट टू रिसाइड एंड सेटल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, देखिए कि आप जैसे जैसे मैंने कहा दिल्ली में बिहार के लोग जो है दिल्ली के अंदर आते हैं, और दिल्ली में आप यहाँ पर रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, और फिर उसके बाद में टेम्परेरी रहेंगे यहाँ पर 4 साल रहे, और फिर अच्छे 10 लाख रुपए कमाए उन्होंने, फिर वो चले जाएंगे कि भाई अपने बिहार में जाकर ही पटना में कोई अपना अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे।
तो या फिर अपने गाँव वगैरह देहात में कोई अच्छा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। तो लोग आएँगे और कुछ टाइम रहेंगे और फिर चले जाएँगे। तो राइट टू रिसाइड का मतलब ये होता है कि कुछ टेम्परेरी आप वहाँ पर जो है बस गए हो। जैसे कि आप सपोज़ करो मणिपुर चले गए, तो मणिपुर में आप वहाँ पर रहे और वहाँ पर सपोज़ करो आप किसी बिज़नेस के काम से गए थे, वहाँ पर रहे और आपने वहाँ पर 4 साल जॉब वॉब किया और उसके बाद में वापसी आ गए वहाँ से। लेकिन एक होता है राइट टू सेटल का मतलब होता है परमानेंटली बस जाना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लो ये मणिपुर है, नागालैंड ले लो, नागालैंड सबसे अच्छा एग्जांपल है, नागालैंड हो गया ये। तो नागालैंड में जो है वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ एरिया है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आता है, शेड्यूल्ड एरिया है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर ट्राइब रहती है जो नहीं चाहती कि बाहर का कोई भी पर्सन वहाँ की जो इंटरफेयर करे या फिर वहाँ पर परमानेंटली रहे। तो ऐसे में सर फिर और लेकिन आपके पास पैसा अच्छा है, तो फिर आप ये जिद नहीं करोगे कि साहब देखो इस वाले एरिया में ट्राइबल जो लोग रहते हैं यहाँ पर मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मेरे को व्यू अच्छा आता है और मेरे पास पैसे, मैं पैसे दे तो रहा हूँ, ये वाला आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। आप यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ पर हो सकता है कि आपको जाना पड़े सरकार से परमिशन लेके, लिए आप यहाँ पर परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते हो। तो परमानेंटली सेटल कहीं हो सकते हो, कहीं नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप दिल्ली में बच सकते हो, दिल्ली में बिहार के लोग आते हैं दिल्ली में, यहाँ पर खूब जो है यहाँ पर ही बच जाते हैं। तो बिहार के लोगों का जैसा सपना होता है दिल्ली, तो दिल्ली में पैदा बिहार में होंगे, सपना उनका होगा दिल्ली नोएडा में उनको अपनी घर बनाना है। तो लेकिन हर जगह नहीं कर सकते हो आप ये। ठीक है, आप कहने लगो कि जैसे मैंने सेंटलीज आइलैंड में जो है मैंने आपको बताया ये निकोबार एंड अंडमान में, तो वहाँ पर एक सेंटलीज आइलैंड है, वहाँ पर ट्राइब रहती है सेंटलीज। तो वहाँ पर आप कहोगे मेरे पास पैसा अच्छा है तो मैं तो ये आइलैंड ही पूरा घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर आप परमानेंटली, इवन टेम्परेरी भी आप यहाँ पर रिसाइड नहीं कर सकते हो, इवन जा भी नहीं सकते हो। राइट टू जो फ्रीली मूव घूमना है वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो जो ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार, बहुत अलग अलग टाइप से रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यूनिटी के नाम पर लगा सकती है। अब बात करते हैं राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए, आप डॉक्टर बन गए तो आप अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हो, आप इंजीनियर बन गए तो आपने कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और आप दुकान खोल सकते हो, परचून की दुकान खोल सकते हो, हलवे की दुकान खोल सकते हो, समोसे की दुकान खोल सकते हो। वो आपको जो है पूरा अधिकार दिया गया है, क्यों आपकी कोई कोई भी लाइवलीहुड करने की जो अर्निंग है, आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हो। लेकिन आप कहो कि भाई ठीक है मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, मैं जो है इंसानों की आंतड़ियां बेचूंगा या फिर उनकी आंख बेचूंगा, उसका ट्रेड करना चाहता हूँ, तो क्या ये अलाउ है? देखिए, ये अलाउ नहीं है। फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस एनी ट्रेड बिजनेस, इसके अंदर ये नहीं आता कि आप कुछ भी साहब किसी भी टाइप के, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है कि आप जो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप नंगे घूमते रहो रोड पर, तो कि फिर आपसे बोलोगे भाई हम नंगे को घूम रहे हो, आप बोलोगे भाई देखो मेरे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, तो मैं नंगा भी घूम रहा हूँ तो अपनी फ्रीडम दिखा रहा हूँ। तो ऐसा आप जो है आर्गुमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। और या फिर आप जैसे कि बहुत जगह होता है कि दो है पेयर है, एक लड़का है एक लड़की है, तो अगर वो एक पब्लिक प्लेस के अंदर वहां पर एक दूसरे को मतलब ऐसा किस कर रहे हैं या फिर अश्लीलता कर रहे हैं, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट होगा। फिर वे ये नहीं कहेंगे कि भाई देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से है। तो अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने प्राइवेट रूम में करो जो भी करना है, लेकिन आप ओपन स्पेस में नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप का हवाला नहीं दे सकता है कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर। ऐसे ही ट्रेड के नाम पर, बिजनेस के नाम पर आप ये नहीं कि स्लेवरी कर रहे हो। स्लेवरी का मतलब ये हो गया कि बच्चों को आप बेच रहे हो, बच्चों को खरीद रहे हो, औरतों को बेच रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन आप खरीद कर ला रहे हो, बेच रहे हो, लड़कियों को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, इंसानों की आप जो है इंटरनल पार्ट का जो है ट्रेड कर रहे हो। तो फिर वो लोग कि आप ये तो हमारा आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी चीज में। तो और दूसरी बात, सपोज करो कोई सरकार है, सरकार किसी भी ट्रेड पे मोनोपोली स्टेब्लिश कर सकती है। बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर वो चीजें हैं जो सरकार ही बनाती है, उनको और कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो जो है कोई और उनको प्रोड्यूस करे। अब बात करते हैं ये आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि आर्टिकल 19 खत्म हो गया, आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। देखिए, ये किसके राइट है? ये राइट है अगर किसी क्रिमिनल ने यहाँ पर कोई क्राइम कर दिया तो उसके लिए ये राइट बना है। अब जरा समझो, जरा यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये थोड़ा सा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब होता है? नो
एक्सपोस्ट फैक्टो उसके बारे में पढ़ते हैं हम कि भाई इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया, देखो मान लो एक पर्सन है ए, अब ये जो है इसको पैसे की जरूरत है, तो इसने क्या काम किया, इसने दिमाग लगाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिमागदार है, पढ़ा लिखा तो ये है नहीं है, तो इसने क्या किया, भाई मैं एटीएम जो है, ये एटीएम में से 10 लाख रुपए मैं चुराऊंगा। तो उस टाइम पर ऐसा कोई लॉ भी नहीं था, इस टाइम पर कोई लॉ नहीं है कि अगर भाई मान लो एटीएम से कोई पैसे चुरा लेता है तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप, ऐसा कोई लॉ नहीं है। और देखिए, तभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जो क्राइम करती हैं, करप्शन करती हैं, और फिर उनका कुछ भी नहीं हो पाता, या कोई बिजनेसमैन है पैसे लेकर भागे, उनको पता है लूप होल क्या है, लूप होल इसी टाइप के होते हैं। तो अब आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उन पर करप्शन के एलिगेशन, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो एक तो उनकी पावर ही अलग होती है, दूसरा वो लूप होल के बारे में उनको पता होता है। तो हम अपने पॉइंट पर थे, तो मान लो पर्सन ए है, पर्सन ए ने आज एटीएम का मुझसे 10 लाख रुपए चुरा लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए। और लेकिन अभी कोई कोई भी इंडिया के अंदर ऐसा कानून नहीं बना हुआ कि भाई इस बंदे को जो भी एटीएम से पैसे चुराएगा, 10 लाख 20 लाख कितने भी चुराए, उसको जो है सजा होगी, या कुछ भी नहीं बना हुआ ऐसा कोई कानून। तो क्या, तो क्या सरकार, सरकार कौन, जो स्टेट है, क्या स्टेट इस बंदे को पनिश कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है। तो अगर ऐसा कोई लॉ बना होता है, अंडर द लॉ, अंडर लॉ इसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि आप कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो एट द टाइम ऑफ क्राइम आप कर रहे हो उस टाइम पे इन्फोर्समेंट में नहीं है, या उस टाइम पे उसको कोई सरकार ने या किसी ने भी बनाया नहीं है, तो आपको जो है पनिश नहीं किया जा सकता है। अब दूसरे उसकी बात करते हैं, और दूसरे चीज की बात करते हैं। अगर मान लो इसने, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसने जो है 2 साल पहले ये सब कांड किया था। 2 साल पहले, कि 2 साल पहले बंदे ए ने, एक पर्सन ने, ए ने 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 10 लाख की एटीएम की चोरी कर ली। अब सरकार की आंख खुली कि भाई नहीं नहीं, अब जरा तो यार हमको कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि जो है जो भी एटीएम चुराएगा उसको जो है 5 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा कोई लॉ बनाना चाहिए। तो सरकार ने, जब ये इंसिडेंट हुआ 2 साल पहले हुआ था, तो अब सरकार ने एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो अब लॉ है कि भाई अगर किसी ने भी एटीएम से पैसे चुराए तो उसको 5 साल की सजा हो जाएगी। तो क्या इस पर्सन ने, जो आज से 2 साल पहले इसने एक एटीएम चुराया था, तो क्या सरकार इसको इसकी सजा देगी? नहीं। हमारे यहाँ पर यही है कि आपने जब एट द टाइम ऑफ कोई लॉ बना हुआ है उसी के अंडर सजा हो सकती है। आपने अब लॉ लॉ बनाया और क्राइम पास्ट में हो चुका है, तो आप पास्ट वाले बंदे को सजा नहीं दे सकते हो। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और दूसरी बात, एक और चीज, हाँ यहाँ पर और समझो, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही बोलता है कि भाई आपने, किसी ने अगर पास्ट में कोई क्राइम कराया, उस टाइम पर कोई भी लॉ नहीं बना हुआ था, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। दूसरा है कि दूसरा वाला सुनो, नो डबल जियोपैडी। इसका क्या मतलब होता है? फिर से ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो पर्सन ए है, तो पर्सन ए ने वही एटीएम से 10 लाख रुपए चुरा लिए, तो अब इसको सजा होगी। इस टाइम पर कानून था, तो 5 साल की जो इसको सजा होगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या सरकार, एक बार ये सजा काट कर बाहर आ गया, तो क्या सरकार इसको फिर से सजा देगी कि भाई तूने 5 साल की सजा काट ली, फिर से तेरे को हम जो है मजा चखाने के लिए फिर से 5 साल की सजा सुनाते हैं हम, इसी इसी जो आपने 10 लाख रुपए चुराए थे एटीएम से, इसी के अंडर, इसी केस के अंडर। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी पर्सन को किसी भी पनिशमेंट के लिए एक बार सजा दी जा सकती है, एक बार पनिश किया जा सकता है, उसको बार बार पनिश नहीं कर सकते हो। हाँ, पूछताछ करने के लिए बुला सकते हो कि भाई ये जो चुराया था, आपने, आपसे पूछ सकते हो आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करा था, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हो, लेकिन आप इसको सजा नहीं दे सकते हो। अब ये तो इसका मतलब हुआ कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप एक से ज्यादा किसी को भी पनिशमेंट नहीं कर सकते। अब करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब देखिए, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसे मान लो एटीएम इसने यहाँ से जो है बंदे ने चुरा लिया था, तो अब यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसने 10 लाख रुपए चुरा लिए। अब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा पुलिस को कि भाई एविडेंस कहाँ से लाए, लेकिन ये पर्सन अपने आप का खुद ही एविडेंस है। तो क्या पुलिस इसको ये ऐसा फोर्स करेगी भाई तुम अपने खिलाफ खुद गवाही दो कोर्ट में जाकर? तो क्या ऐसा होता है? ऐसा ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई पर्सन अगर क्राइम करता है और फिर वो कोर्ट में खुद अपने खिलाफ गवाही दे दे कि साहब देखो मैंने क्राइम करा है और मैंने जो है
मैं अपना खुद का विटनेस बनता हूँ। तो ऐसा हमारे मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी पर्सन अपने आप का विटनेस बन जाए। तो ये आर्टिकल 20 बोलता है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के अंदर तीनों के तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड punished for same offence more than once under which article the above preservation of the conviction is crime for आर्टिकल अभी हमने पढ़ा है 20। आप समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीधे स्टेट मतलब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा आपसे डायरेक्टली उसने ये पूछा है और सीधा मतलब एक स्टेटमेंट उठा लिया ये वाला, ठीक है। ये वाला नो पर्सन शैल बी ये पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये आर्टिकल 20 के अंदर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आयोग ने पूछे हैं। तो इसलिए आपको क्लॉज बाय क्लॉज मतलब कुछ लोग देखो कुछ लोग क्या बहुत लोग करते हैं, कई लाख बच्चे पीसीएस का एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या सबका नहीं होता है, होता उन्हीं का है जो मतलब जो 30 मार खान होते हैं। 30 मार खान वही होते हैं जिनको सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, और सारी चीजें उन्हीं को आती है जो अपनी तैयारी को बहुत ही कंप्रेहेंसिवली तैयार करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 20 खत्म हो गया। तो अगर आप आर्टिकल 20 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो आर्टिकल 20 बस इतना ही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 ये कहता है कि भाई आप किसी भी पर्सन की, आर्टिकल 20 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सारे मतलब है इसके कि इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है कि एक आप सपोज करो आप गए हिमाचल, ठीक है। अब हिमाचल के अंदर गए आप अपने बीवी बच्चों के साथ में, तो हिमाचल गए, हिमाचल से फिर आप अरुणाचल प्रदेश चले गए, फिर चले गए दिल्ली, फिर बिहार, फिर गोवा, घूमते हुए फिर रहे हो। तो क्या सरकार आपकी निगरानी करेगी? अगर आप एक सिविलियन, आपने कोई क्राइम व्राइम नहीं करा है, आप बहुत ही इनोसेंट हो, तो क्या सरकार आपने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्या करा, ठीक है, कौन से कपड़े पहने, कौन से साबुन सुनाए, और आपने फोन में आप क्या कर रहे हो, तो आपने कोई क्राइम नहीं करा, तो क्या सरकार ऐसा करेगी? आप हिमाचल प्रदेश चले गए, अरुणाचल प्रदेश चले गए, हर जगह चले गए, तो सरकार क्या आपके पीछे है? तो सरकार क्या कर रही है? आपकी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रही है। क्या सरकार ऐसा करेगी? आर्टिकल 21 यही कहता है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और कोई भी इवन प्राइवेट पर्सन भी, जैसा आप बात वॉशरूम के अंदर जाते हो, उसके अंदर कमोड के अंदर कैमरा लगा दे कोई, या वॉशरूम के अंदर लड़कियों का कैमरा लगा दे, वो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। फिर अगर किसी ने ये ऐसी गंदी हरकत की है, तो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सब आता है ये प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। इसमें बहुत सारे जो है वो है मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से चीजें हैं, क्योंकि एक कोई चीज नहीं है जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बनाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अलग अलग दी हैं, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो ये है, ये दोनों के लिए, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है ये एक्ट, ये जो सॉरी आर्टिकल है। तो आर्टिकल यही लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 के अंदर एक और चीज लिखी हुई, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया है मैं क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं फिर ये क्या लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 है, इतना सारा 35 तक जो लिखा हुआ है। तो ये फिर ये कहाँ से आ गया? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोल कर देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कहीं भी, ना ये मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ है? आपको बस ये मिलेगा, ये छोटी सी बात लिखी हुई, ये छोटी सी बात मिलेगी लिखी हुई। तो फिर ये किसने बता ये कि ये कहाँ से आ गई फिर आर्टिकल 21 के अंदर? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दी है। तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं आप उसको दो टाइप से बदल सकते हो। एक तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के थ्रू बदलता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है तो वहां तभी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और एक जो है हमारी पार्लियामेंट वो भी जो है उसको भी अमेंड करती है। जो पार्लियामेंट अमेंड करती है तो वो तो आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अमेंड करता है अपनी जजमेंट के थ्रू, तो उसको आपको उसकी जजमेंट पढ़कर ही आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी जो होता है, ये जो आर्टिकल इसकी ये राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। याद रखना, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो 21 के अंदर आता है, और ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19 के साथ में रीड किया जाता है। इसका मतलब ये हो ये राइट टू प्राइवेसी वो आर्टिकल 19 के अंदर भी है, और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी तो उसके अंदर यही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल
आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपसे एक और चीज़ मैं यहाँ पर, बहुत सारे राइट हैं। एक राइट टू ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स। तो आप सरकार का काम है कि वो राइट टू एजुकेशन दे 14 साल तक। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसके लिए सरकार ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और ये 2002 में पास किया था, और इसमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 21A। तो ये जो आर्टिकल 21A है, ये आर्टिकल 20 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जो आप बच्चों को 14 साल की फ्री एजुकेशन दो, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है नया एक अमेंडमेंट लाई थी सरकार। तो वो उसके बारे में हम देखेंगे, उसमें 3 चीजें 3 आर्टिकल में संशोधन किया गया था। अब देखिए जैसे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, देखो राइट टू लाइफ एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्या राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है? राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए हम यहाँ पर समझ लो, राइट टू डाई अगर फंडामेंटल राइट हुआ करता, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि वेजिटेटिव स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब जो कि हैंडीकैप है, या उसको मतलब आप समझ लो कि विकलांग जो है, बहुत ज्यादा विकलांग हो गया, मतलब वो बस सुन सकता है, तो उसको जो है वो मर सकता था अपनी इच्छा के हिसाब से। लेकिन वो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पर वो अलग बात है कि पैसिव यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट है। पैसिव यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट है मतलब कोई पेशेंट है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लो वो अपाहिज हो गया पूरी तरह से, तो बस उसकी आंखें आंखें दिखाई दे रही, दिल चल रहा है, बाकी जिंदा है, बाकी तो वो पूरा शरीर बोल नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं, एकदम लाचार है पूरी तरह से। तो अब पूरा मतलब वो पूरा मशीनों से जिंदा है बस वो। अगर मशीन आप हटा लो तो वो मर जाएगा। तो क्या आप इस पर्सन को जहर का इंजेक्शन लगा सकते हो? भाई ठीक है, इसको जहर का इंजेक्शन लगा दो, ये मर जाएगा। नहीं, जहर का इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको बोलेंगे एक्टिव यूथेनेसिया। ठीक है, एक्टिव यूथेनेसिया हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्सन को मारने के लिए, मतलब मारने के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई पूरा पैनल बनाया जाता है, पूरी पैनल बना के ही किसी पर्सन को, तो आप जो पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हो। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि आप जो है इसका जो ये जो मशीन की वजह से जिंदा रह रहा है ना, ये हटा दो। लो साहब, ये हटा दिया तो ये ऑटोमेटिकली 4 दिन में मर जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट है, ना कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ना कि एक्टिव यूथेनेशिया का। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब आप किसी को जहर का इंजेक्शन दे दो, तो कोई और या फिर जहर का इंजेक्शन दे दो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वो मर्डर के केस में आ जाएगा। हाँ, पैसिव यूथेनेशिया है कि भाई आपका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको हटा दो। तो ये भी अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे राइट टू हेल्थ। यहाँ पर ये एनवायरमेंट से रिलेटेड ये वाला, कि जैसे दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, तो मतलब सड़ी हुई हवा है, सड़ा हुआ है पानी है, सब कुछ सड़ा सड़ा ही है यहाँ पर। तो अब ये सब कुछ सड़ा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, पानी ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, तो फिर लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट और ये जो होती है सरकारें होती हैं, ये सब जो नकारा है ये कुछ नहीं करती है। सुप्रीम ऐसा दिखाई के लिए, अभी दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हाई हो गया है, तो उसके लिए ये कमेटी, फलाना कमेटी, ढिमकाना कमेटी, बस कमेटी पर कमेटी बनती रहती है। जो लोगों का टैक्स का पैसा है उसको खर्च करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है रियलिटी में। तो ये जो है, ये इसका कुछ नहीं हो रहा है कि भाई आपको सड़ा हुआ पानी दिया रहा है, सड़ा हुआ पॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी हो या कॉमन आदमी पार्टी हो, जो सी भी पार्टी हो, वो सब ड्रामेबाज करते हैं, चाहे बीजेपी हो, यूपी कांग्रेस हो, सब ये इनके ड्रामे। यहाँ पर सड़ा हुआ पानी आता है, यहाँ पर जो है पानी का बिजनेस बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। जो पानी फ्री में मिलना चाहिए लोगों को, उसके लिए लोगों को 40 रुपए की, 40, 50, 60 रुपए की बोतल अपने घरों में मतलब जिसका जैसा खर्चा है वो उसी हिसाब से मंगवानी पड़ती है। तो ये जबकि ये सारा का सारा सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर, मतलब देश के अंदर पॉपुलेशन की बड़े होने से लेकर। अब ये वाला एक और ध्यान दो, राइट टू ट्रैवल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो फंडामेंटल राइट है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आप बाहर जा सकते हो, यूएसए में घूमकर चिल काट कर फिर आप इंडिया में आ सकते हो। तो ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। तो यहाँ पर ये इनको एक बार देखते रहना, बार बार देखते रहना, और पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। कुछ दिखाई दे तो आप इसको सॉल्व कर देना। अब यहाँ पर एक और चीज जो समझ लो, आर्टिकल 21 के अंदर जैसे मैंने कहा कि राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट का भी कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को सजाए मौत दे देना।
तो जैसा कि यहाँ पर राइट, जैसे ये जो लिखा है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो क्या राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि किसी को जो कैपिटल पनिशमेंट दे दो, किसी को सजाए मौत दे दो, ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर भी ये नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21। तो 21 की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है? मेडिकल एड टू द इंज्यूर वाई अ डॉक्टर, एक टू इंजुरी अ डॉक्टर, मतलब कोई पर्सन हो गया उसको मेडिकल एड दे दो, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, तो अगर हो रहा है तो उनको बचाने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, क्योंकि इससे भी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जो है खत्म होती है, इसलिए जो है ये फंडामेंटल राइट है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी वाटर, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। क्या कैपिटल पनिशमेंट एक फंडामेंटल राइट है? कैपिटल पनिशमेंट एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू डाई हमारा राइट टू डाई के अंदर आता है ये, तो राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर। अब आर्टिकल ये क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 के बारे में भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं हम कि इन विच आर्टिकल a fundamental right to the freedom of speech and expression is provided in the constitution। आर्टिकल 19 के अंदर मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द पर्सन्स के राइट टू ट्रेवल, तो आर्टिकल 21 के अंदर। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ द न्यूज इन इंडिया, इन देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये आता है, तो आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 देखो क्लॉज तो पूछ रखा है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिया, उसने सीधा पूछा है आर्टिकल 19 फिर क्लॉज 1 फिर सब क्लॉज ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आपको मतलब सब क्लॉजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देखो मतलब चांसेस हैं कि आपका ये क्वेश्चन 90% गलत हो जाए, समझ गए हो? तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन गलत ही होगा इस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंदर की नॉलेज चाहिए। जैसे मैंने बताया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, लेकिन इसको आर्टिकल 19 के साथ में रीड किया जाता है, समझ गए आप? राइट टू ये जो है यहाँ पर इसका जो आंसर है क्वेश्चन का ये है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d रीड विद द आर्टिकल 21, तो राइट टू प्राइवेसी यही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर। तो जैसे मैंने बताया आर्टिकल 21A अब करते हैं, तो आर्टिकल 21A जो है वो आर्टिकल 21 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसमें यहाँ पर जब ये आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया है तो वो भी पता होना चाहिए। देखिए सॉरी, आर्टिकल ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21A, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर ये बोला गया कि भाई 6 साल से लेकर, ये सरकार की जिम्मेदारी 6 साल से लेकर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन दे। तो सरकार ने क्या ये काम किया? हाँ, सरकार ने ये जो है काम किया, जब से ये एक्ट बना है उसके बाद से ही ये सरकार ने देखा होगा आपने सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर धब्बा है ये। मेरे को कम से कम 16-17 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। लेकिन कोई भी, चाहे वो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और उसके अंदर स्पेशली जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तो बेड़ा ही गर्क है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो बस सरकारी स्कूल में पढ़ें तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, लगी नहीं लगी तो ठीक है, या फिर कोई पुलिस वाला बन सकता है, उसमें कुछ ज्यादा वो कुछ होता है नहीं है। अदरवाइज किसी बड़ी कंपनी में जाना, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाना, वो भूल जाओ, उनके बस का है नहीं है। जितनी भी हमारे यहाँ पर और जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत 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 बड़ा रोल। अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन बच्चे आगे निकल रहे हैं वो जीरो है, समझ गए? उसका कोई रोल नहीं। आईएम्स के अंदर बच्चे जाते हैं, आईआईटी के अंदर बच्चे जाते हैं और बड़े बड़े मेडिकल एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसमें मोस्टली आपको जो है वो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही पढ़े हुए मिलेंगे। कि प्राइवेट स्कूल ही हमारे यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है। सरकारी स्कूल के लिए एक ही शब्द है, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो आप बेड़ा गर्क कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप भले से पढ़ लो, लेकिन
सब बेकार है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, किसी की छत टूटी हुई, किसी का कुछ टूटा हुआ, बच्चों को कुछ नहीं आता है। 10th क्लास वाले बच्चों को तो इंग्लिश का नामो निशान नहीं आता है। मैं मतलब बिहार में, यूपी में इंग्लिश का तो नामो निशान भी नहीं है वहाँ पर। मतलब नामो निशान की बात नहीं, मतलब उनको जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ तो छोड़ दो, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ। अरे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाए? इंग्लिश भी पढ़ाओ ना, दोनों लैंग्वेज पढ़ाओ। एक बंदे को कई कई लैंग्वेज आती है। हमारे यहाँ पर तो जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको हिंदी आ जाए अच्छी से, कोई ठीक है, इंग्लिश तो दूर की बात है, तो एक ही लैंग्वेज नहीं आ पाती है। देखो एक हमारी हिंदी जो मातृभाषा वो लैंग्वेज है, हिंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ऐसा, तो ये कहीं नहीं लिखा ना कि हम एक से ज्यादा लैंग्वेज नहीं सीख सकते। भाई जितनी आप लैंग्वेज सीखे हुए समझ लो, उतना ही आप अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो अब ये बात करते हैं, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 के अंदर, तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है? तो एक आर्टिकल 21 ए डाला गया, एक आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 के अंदर आता है, तो इसके बारे में हम कभी लेक्चर में देखेंगे। एक इसके अंदर संशोधन किया गया है, और एक पार्ट 4A, एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अंदर एक जो है सब क्लॉज डाली गई थी आर्टिकल 51A के अंदर, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 21A के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 जो ए है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि ये है। तो इसमें यही बोला गया है कि भाई सरकार जो है, स्टेट है, स्टेट सरकार, सरकारी हो गया स्टेट, मतलब स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, आर्टिकल 12 के अंदर आती है। तो ये कहता है कि भाई जो स्टेट है वो बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, और क्वालिटी एजुकेशन देगा। तो क्वालिटी तो भूल जाओ, जैसे मैंने कहा किताब, कुछ चीज़ें किताबों में अच्छी लगती है, इनकी वो जमीन पर जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, तो वो जमीन पर भी अच्छी नहीं लगती है। अब बात करते हैं इन्होंने एक जो आर्टिकल था, आर्टिकल 45, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे यहाँ पर एक टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर आता है। तो पार्ट 4 के अंदर एक आर्टिकल, आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 ने मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने का मतलब, इसको पहले और तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन अब इसको ये पढ़ा जाता है कि भाई 6 साल, मतलब 6 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चों का पालन पोषण, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है स्टेट के हाथ में है। जैसा कि आपने देखा हो आंगनबाड़ी हो गया, तो आंगनबाड़ी के अंदर क्या होता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को उठाना बैठाना सिखाया जाता है, ठीक है, तो उनको कैसे छोटी छोटी चीजें बताई जाती है, 1 क्लास 2 क्लास, उनको कुछ थोड़ी खाने पीने का दिया, सामान भी दिया जाता है। तो ये क्या है, ये इसी आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 45 के अंदर ये सरकार ने जो प्रोविजन बना किए हुए हैं। फिर उसके बाद में ये, लेकिन वो देखो, एक होता है नर्सरी, केजी वेजी होते हैं ये प्राइवेट स्कूल में, तो आप देखोगे तो वहाँ भी यही होता है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो जो एक 1 क्लास का बच्चा होता है ना, उसको फर्राटे, मतलब इतनी खतरनाक इंग्लिश बोल जाता है कि 10वीं क्लास वाले बच्चों को कुछ नहीं आएगा, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है वो। और फिर बात करते हैं, ये जो आर्टिकल, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, तो इसने एक आर्टिकल ऐड किया। देखो पहले समझ लो, 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने ये किया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है पार्ट ऐड किया था, पार्ट 4A, पार्ट 4A ऐड किया गया था, और इसके अंदर एक आर्टिकल डाला गया था 51K, सॉरी 51K नहीं, 51A। तो इस 51A के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। फिर उसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2002 के अंदर। तो इस अमेंडमेंट के अंदर ये जो पार्ट 4A है, और इसका जो आर्टिकल 1A है, इसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई, वो के नाम से। तो ये इसको ऐसा पढ़ा जाता है कि विद द, मतलब मैं बताता हूँ क्या है ये। देखो ये कहता है कि भाई जिसके भी बच्चे हैं, ठीक है, या किसी के मतलब माता पिता नहीं है, उसके चाचा चाची उसको पाल रहे हैं, या कोई भी किसी का भी बच्चे का गार्जियन है, उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब, वैसे उनका कर्तव्य बताया गया है यहाँ पर कि ये सिटीजन का कर्तव्य है, तो सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। तो अब देखो पढ़ाई ड्यूटी तो है, लेकिन एक बताओ, गरीब है जिसके खाने को ना पीने को ना नहाने को, 2 4 4 बच्चे हैं उसके, वो आज हरिद्वार में रहता है, कल को ऋषिकेश में रहता है, परसों बिजनौर में आ जाता है, तरसों वो बक्सर में चला जाता है अपनी रोजगारी, तो उसके बच्चे उसके साथ साथ रहते हैं। तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। कहाँ दोगे, कैसे दोगे? उसके तो खाने पीने नहाने रहने का ठिकाना नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे? तो सरकार को इस टाइप के प्रोविजन भी कुछ करने चाहिए, कुछ करती नहीं है सरकार।
और कुछ तो सिटीजन ही ऐसे, कुछ तो सिटीजन ही नक्कार आए हैं, कुछ तो कुछ खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे बोलते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी लगने से कौन सी, वो ऐसे बोलते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से कौन सी नौकरी लगती है, जो पढ़ लिए लिख लिए उनकी कौन सी नौकरी लग रही है। अरे भैया, पढ़े लिखने से नौकरी थोड़ी लगती है, पढ़ने लिखने से आपको दिमाग आता है आपका, क्या सही है क्या गलत है, आप पढ़ पाते हो, आप चीजों को समझ पाते हो, दिमाग का जो आपका भैंसे वाला जो दिमाग है, ये अच्छा इंसान वाला दिमाग बनता है पढ़ने से। तो आप देखते हो जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है, जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो जो है काफी अच्छे से डिसीजन ले पाता है। अब रतन टाटा नहीं पढ़ते तो, और वो ऐसी किसी गरीब फैमिली में पैदा होते तो चोरी करते फिरते, कुछ क्या करते, आज उनका अच्छा इतना नाम हमारे, तो अपने एक रेस्पेक्ट के साथ में लोगों ने, सभी लोग, पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी है उनको। क्यों दी? क्योंकि उनको अपना पढ़ लिख कर अच्छा दिमाग लगाया, लोगों के लिए काम किया। ऐसा नहीं होता कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो लोगों के लिए काम नहीं करते, लेकिन जनरली पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सरकार ने ये जो 80, देखिए सरकार ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 2002 के अंदर। तो इन्होंने एक आर्टिकल 21A डाला, जिसमें इन्होंने बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये तो जब भी कोई काम करना होता है सरकार को, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता है, दूसरा एक एक्ट बनाना होता है। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका नाम है राइट टू, RTI, RTI नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इस एक्ट के अंदर यही बोला है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, और 5 साल 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होंगे, फलाना होंगे, ढिमकाना होंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे। सच बताऊं तो हमारे देश के अंदर बहुत पॉलिटिकल ये जो है सिस्टम हो चुका है कि एजुकेशन को पोलिटिसाइज कर दिया है। तभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन अच्छी नहीं है, रेप होते हैं, क्योंकि लोग पढ़े वढ़े लिखे होते नहीं, वो कोई नशेड़ी गंजेड़ी होता है, तो वो सब रेप करते रहते हैं। हजारों, मतलब इंडिया के अंदर हजारों रेप होते हैं रोज, एवरीडे, बच्चियों के, लड़कों के, लड़कियों के, औरतों के, तो कुछ नहीं होता, कुछ तो सामने ही नहीं आते। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी अच्छी नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर जो औरतें हैं वो 4 दीवारों के अंदर ही बंदी रहती हैं। कुछ कहते हैं ना कि वो औरतें बाहर नहीं निकलती, कहाँ से निकले? बाहर निकल के तो रेप हो जाएगा उनका। कंपनी में काम करेंगे, कम पहले उनको वो कंपनी में काम कर देता, वो सेक्सुअल हरासमेंट वहीं पर हो गए, इतने हजारों केसेस हैं। तब भी सरकार, हमारे यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, सीवियर, मतलब कि पनिशमेंट होना चाहिए खतरनाक। ठीक है, एक ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए जिसने बहुत खतरनाक रेप कराया तो दोनों उसकी किडनियां निकलवा लो, हथड़ियां निकलवा दो, खून खिंचवा दो, आंखें निकलवा दो, मतलब पूरी बॉडी को डिफॉर्म कर दो उसकी। तो लोगों के मन में जब तक डर नहीं बैठ रहा, जब तक कोई लॉ इंप्लीमेंट थोड़ी होता है। अब ये सारी चीजें वहां क्यों नहीं होती है? जहाँ पर जो लॉ है बहुत ही सख्त है, यूएई के अंदर या वहाँ के नहीं होगी वहां पर कि भाई आए दिन रेप हो रहा है, फलाना हो रहा है, वहां पर बहुत ही सख्त है कानून। वो बात हमारे यहाँ पर क्या है कि सख्त कानून बना देंगे तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को खा जाएंगी, और जब रूलिंग पार्टी सत्ता में, अपोजिशन में आ जाएगी, तो रूलिंग पार्टी अपोजिशन में आ गई, और जो अपोजिशन पार्टी वो सत्ता में आ गई, तो फिर वो एक दूसरे को खाएंगे। तो बस हमारे यहाँ पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे, उसने उसका कपड़े फाड़ दिया, उसने, बस बाकी ग्राउंड लेवल पर कुछ होता नहीं है। आर्टिकल 22 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके बारे में समझो ये क्या कह रहा है। देखो, ये कह रहा है कि भाई आप दो तीन चीजें समझो, दो तीन, जैसा मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था कि पर्सन ए है, पर्सन ए ने एक एटीएम को जो है, एटीएम से 10 लाख रुपए चुरा लिए थे, और उस टाइम पर एक लॉ था भाई जो भी एटीएम से पैसे चुराएगा उसको 10 साल 5 साल की सजा होगी। तो इस बंदे को, पर्सन ए ये होता है, इसको 5 साल की सजा होगी। तो सरकार, उसने, पुलिस ने क्या कर लिया, स्टेट ने कर लिया, इसको डिटेन कर लिया। ठीक है, इसने क्राइम करा था इसलिए इसको सजा हुई, तो 5 साल तक इसको डिटेन करके रखेगी सरकार, अरेस्ट करके रखेगी, जेल में रखेगी, कहीं भी रखे, 5 साल रखा है फिर छोड़ देगी। फिर अब ये नियम है कि मान लो, अब सिनेरियो ये है कि मान लो ये एटीएम है और ये पर्सन ए जो है, अब ये एटीएम को चुराना चाहता है, लेकिन पर्सन ए पर्सन बी के पास फोन करता है कि भाई चल रहा है क्या एटीएम चुराने के लिए? क्योंकि मेरे को यार बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन पर्सन ए जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल है, पर्सन बी बड़ा ऑनेस्ट है। तो अब पर्सन बी ने बोला नहीं नहीं भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है ये सारी ये करने की, और तेरे को भी नहीं करना चाहिए। तो पर्सन ए माना नहीं। पर्सन ए जो है, इसने प्लान बना लिया कि मैं फला तारीख को फला टाइम पर मैं एटीएम से जो है पैसे चुराऊंगा। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एटीएम से पैसे चुराना, यहाँ कहीं बम फोड़ना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब पर्सन बी ने जो सरकार को, पुलिस को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला, फला तारीख को, और फला बंदा ये करने वाला है। तो अब कि भाई ये फला बंदा इस जो है काम को, वारदात कर, मतलब अंजाम देने वाला है इस वारदात को, तो पुलिस क्या काम करेगी, इस पर्सन ए को डिटेन कर लेगी। इसने क्राइम नहीं करा है लेकिन क्राइम करने के बारे में सोच रहा है।
तो सरकार जो पुलिस है इसको डिटेन कर लेगी 10 दिन 20 दिन कितने दिन के लिए चाहे इसको डिटेन कर लेगी। तो ये जो आर्टिकल है ये 2 एस्पेक्ट पे काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो आपने क्राइम कर दिया तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट पे काम करता है आपने जो है क्राइम नहीं कराया लेकिन सरकार जो पुलिस जो होती है वो आपको डिटेन कर लेगी, ठीक है, डिटेन करके रखेगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आपको जो है ये कि भाई आप जो है कोई क्राइम ना कमिट करो जो फ्यूचर में, इसके लिए जो है आपको डिटेन करके रखा गया है। तो ये सारी चीजें थी इसके आर्टिकल 22 के 2 के अंदर। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो अरेस्टेड पर्सन को देखिए, कोई पर्सन अरेस्ट हो गया, समझ गए आप, तो अरेस्टेड पर्सन को किस टाइप का फंडामेंटल राइट दिया गया। तो आर्टिकल 22 के अंदर बात होगी उसकी, देखो ये 17 के अंदर नहीं होगी अबोलिशन टाइट, ये पर्सनल ये इसके अंदर होगी आर्टिकल 22 के अंदर बात हुई है, आर्टिकल 22 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट दैट अवेलेबल टू एनी पर्सन नॉट द सिटीजन ओनली। एनी पर्सन का मतलब कंपनी भी आती भैया, अरे समझ जाओ, एनी पर्सन का मतलब ये हो गया कोई पर्सन लगा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं कि भाई कोई औरत होगी या कोई इंसान होगा। पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। एलआईसी का भी अधिकार है, समझ गए आप, एलआईसी कंपनी है तो उसी का भी अधिकार है। तो इसका जो आंसर है वो बी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग which of the following is not among the 6 fundamental rights provided by the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर, उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने हटाया ये, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रीड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100%। दूसरा स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A इन पार्ट्स 12। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया। तो इसका जो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड ए एंड बी बोथ आर ट्रूज। कहाँ गए दोनों, कहाँ गए, ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द ट्रू। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, लेक्चर बड़े हैं। अब बड़े का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको बेकार टाइम पास कर रहा हूँ कि एक मैप का क्वेश्चन आएगा और आप जो है 2-2 3-3 घंटे बैठ कर उसमें रोज एवरीडे एक मैप को खराब कर रहे हो। ये कोई तरीका नहीं होता है चीज़ों को करने का। तरीका यही होता है कि आप जो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, एक अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये मैं लेक्चर यही समाप्त करता हूँ और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।